Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today we are going to continue our new series History of English Literature by R.D. Trivedi. Yesterday we had done two pages of this book. Now we will continue from the third page. Yesterday we had discussed कि जो इंग्लैंड के नेटिव पीपल हैं केल्ट्स, उसके वो केल्ट्स पीपल जो है वो कैसे कैसे जो है वो अलग अलग जगह पे रहते थे। जैसे कि केल्ट्स जो है वो ब्रिटेन के केल्ट्स, आयरलैंड के केल्ट्स और फ्रांस के केल्ट्स, जिनको हम गोल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लैंड के केल्ट्स के ऊपर रोमन्स ने अटैक कर दिया था। तो अब रोमन्स का इन्फ्लुएंस हो गया था इंग्लैंड के केल्ट्स के ऊपर। तो in order to defend their northern frontiers against the Picts and Scots, they built a wall called Hadrian's Wall, from which ran from coast to coast. Parts of this wall still exist. कि जो रोमन्स पीपल हैं वो अब इंग्लैंड को मतलब कि जो ब्रिटेन के केल्ट्स हैं, ब्रिटन्स को जो है इनको कॉन्कर्ड कर लिया था रोमन्स ने। तो अब रोमन्स ने क्या किया, यहाँ पर पिक्ट्स एंड स्कोट्स दो नाम की जो ये ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स जो है वो आयरलैंड की और स्कॉटलैंड की हैं। तो इन ट्राइब्स को जो है इन ट्राइब्स के अटैक से बचने के लिए उन्होंने इंग्लैंड में एक वॉल बनाई कॉल्ड हेड्रियन वॉल, और इसको क्या बोला है, हेड्रियन वॉल। हेड्रियन वॉल आफ्टर द एम्परर हेड्रियन। और ये हेड्रियन वॉल जो है वो किस एम्परर के नाम पे पड़ी है, इस दीवार का निर्माण हुआ था एम्परर हेड्रियन। तो उसने इस दीवार को बनवाया था, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो हेड्रियन वॉल पड़ा है। विच रेन फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, जो कि मतलब इंग्लैंड के बिल्कुल कोस्टली एरिया में बनाई गई थी, कोस्ट पे बिल्कुल। पार्ट्स ऑफ दिस वॉल स्टिल एग्जिस्ट अंडर द रोमन रूल। ब्रिटेन वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड अदरवाइज रोमनाइज्ड। The Romans built roads, villages and baths and made London an important trading center. अब रोमन्स जो है यहाँ पे वो रूल कर रहे थे, तो रोमन्स ने इंग्लैंड के में रोड्स बनाने स्टार्ट कर दिए और भी बहुत सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, और उन्होंने लंदन को एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना दिया रोमन्स ने। अब हम देख रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड का जो लंदन का एरिया है वो क्यों है इतना ज़्यादा डेवलप, क्योंकि वो एंशियंट टाइम से ही रोमन्स ने ही लंदन को सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू किया था। उन्होंने इसको ट्रेडिंग सेंटर बनाया और वो इसीलिए आज इतना ज़्यादा फेमस है। But when in the 5th century the German barbarians threatened the frontiers of the Roman emperor, the Roman legions in occupation left defenseless. लेकिन जो रोमन है वो रोमन एम्पायर है, वो उनको ही किसने अटैक करने की धमकी दी, वो दी जर्मन बारबेरियंस ने। जो जर्मैनिक ट्राइब्स हैं इन्होंने रोम को ही अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए रोमन्स ने अपने होमलैंड को बचाने के लिए इंग्लैंड को छोड़ दिया। एंड द आइलैंड वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस। तो अब रोमन्स ने जो है वो इंग्लैंड को छोड़ दिया, क्योंकि उनके नेशन में खुद वो जर्मैनिक ट्राइब्स के अटैक को फेस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, ब्रिटन्स को छोड़ दिया, और उन्होंने अपने होमलैंड वापस चले गए। They left nothing behind except a few red and names of town. It is a curious fact of history that while France and Spain became Roman in language and culture, 4 centuries of Roman rule did not leave any permanent mark of Latin civilization on Britain. जब रोमन्स ने इनको छोड़ा था तो रोमन्स का ब्रिटेन के कल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा डीप इफेक्ट नहीं था। द लैटिन लैंग्वेज रोमन आर्ट एंड कल्चर डिसअपियर्ड विदाउट ए ट्रेस। तो लैटिन लैंग्वेज जो भी रोमन की
कल्चर थी, लैंग्वेज थी लैटिन, उन सब का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा ब्रिटेन की कल्चर के ऊपर। तो लैटिन इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर केम थ्रू दी नॉर्मन्स। जो लैटिन हम देखते हैं कि चौसर की एज में भी और आगे भी जैसे नियो क्लासिकल पीरियड में भी ब्रिटेन के ऊपर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो वो बाद में हुआ है। अभी तक जो जिस टाइम पे रोमन्स ने इनको छोड़ा था उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज का और रोमन कल्चर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं था। The Roman occupation, the long peace and benefits of civilized life had made the Britons too soft and unwarlike to resist the fierce invaders that began to pour into Britain after a withdrawal of the Roman armies. अब रोमन्स के यहाँ से जाने के बाद इंग्लैंड एक ओपन प्लेस बन गया कि कोई भी ट्राइब्स यहाँ पे आके कुछ भी अटैक कर सकती है, क्योंकि कैल्टिक पीपल जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। The first invasion took place in the middle of the 5th century to be followed by others till the end of the 6th century. Most of the Britons were exterminated, others retreated to Cornwall, Wales and Strathclyde and northwest coast of Scotland between the Ribble of the ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यही बताया है कि रोमन्स के यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी ट्राइब्स ने इंग्लैंड को रोक करने की सोची, और ये कुछ ट्राइब्स के भी और कुछ फॉरेनर्स के नाम बताए हैं, तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। The Britons of Wales have a distinctive language and culture which had little influence on English literature beyond furnishing the tales of Arthur, traditionally believed to have been the last king of Britain before the coming of the Anglo-Saxons. अब जो ब्रिटेन्स ऑफ वेल्स हैं, जो वेल्स के कैल्ट्स थे, हैव अ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज और कल्चर जो है वो कुछ अलग थी, एंड हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और उसका इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे कि टेल्स ऑफ आर्थर, किंग आर्थर जो है उसके टेल्स के ऊपर ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव बीन द लास्ट किंग ऑफ ब्रिटेन बिफोर द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन। जो किंग आर्थर है वो एक कैल्टिक किंग है, तो वो एंग्लो सेक्शंस के आने से पहले का लास्ट किंग है। अभी तक एंग्लो सेक्शंस की इंग्लैंड में एंट्री नहीं हुई है। अब जो है अब आएंगे यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस। द प्री क्रिश्चियन कैल्ट्स वर ए बारबरस पीपल विद ए प्रिमिटिव पैगन रिलीजन डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट एंड druids। प्रीस्ट और प्री क्रिश्चियन कैल्ट्स मतलब जो क्रिश्चियन, अभी तक क्रिश्चियनिटी का इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई नहीं है कैल्ट्स के बीच में। तो प्री क्रिश्चियन जो कैल्ट्स हैं वो जो है विद ए प्रिमिटिव पैगन इल्यूमिनेटेड बाय प्रीस्ट, यहाँ पे कुछ प्रीस्ट तो थे, ड्रूइड्स मतलब कुछ ऐसे रिलीजियस पीपल जो सरमन वगैरह देते थे। इन स्पाइट ऑफ देयर बारबेरिटी हाउएवर द कैल्ट्स वर रोमांटिक, मिस्ट्री लविंग एंड ह्यूमरस, कि वो थोड़े बहुत बारबेरिक थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने एंग्लो सेक्शंस और जूट्स ट्राइब्स थे। ये इतने ज़्यादा बारबेरिक इनकी कंपैरिजन में नहीं थे। ये कुछ ह्यूमरस भी थे और कुछ मिस्ट्री लविंग, कुछ रोमांटिक टाइप के पीपल थे। They were certainly less grim and gloomy than the Anglo-Saxons. Being a visionary and impractical people, they did not achieve any important political status in Europe। कि इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल पीपल नहीं थे, इसलिए इनको इतना ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटस भी नहीं मिला यूरोप में। द इन्वीडर्स, अब इंग्लैंड जो है वो एक ओपन फील्ड है, यहाँ पे कोई भी ट्राइब जिसके पास पावर है वो आके यहाँ पे इनको कॉन्कर्ड कर सकती है। तो अब इन्वेडर्स आए, एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स came from their homeland along the northern shores of Germany. They were Low German tribes, allied in race and language. They were barbarian who worshipped heathen gods. Some of the days of the week are named after them। तो अब एंग्लो सेक्शंस की इंग्लैंड में एंट्री हो चुकी है और ये जर्मैनिक ट्राइब थी और ये इन्होंने यहाँ पे आके इंग्लैंड को अपने कब्जे में कर लिया था। द एंगल्स सेटल्ड अलोंग द ईस्टर्न कोर्ट्स एंड बीइंग द मोस्ट न्यूमरस गेव देयर नेम टू द होल कंट्री एंगल लैंड। तो एंगल लैंड जो इंग्लैंड है
वो मतलब कि यहाँ यहीं से उसका नाम पड़ा है एंगललैंड से, एंगललैंड से ही आया है इंग्लैंड। द कॉन्क्वेस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ 6th century, और ये कब आए थे, अराउंड 6th century के अराउंड जो है ये यहाँ पे आए थे। Many petty kingdoms were set up, all fighting with one another. The Anglo-Saxon kingdoms that assumed importance in the 7th and 8th century were Northumbria in north, Mercia in the center, Wessex in the south, Anglia in the east. The names of Saxon kingdoms remains to this day in Essex, Wessex, Middlesex एंड ससेक्स। जो ये हैं एंग्लो सेक्शंस हैं वो दैट अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस इन द 7th and 8th century। इनकी एंट्री तो 6th century की एंडिंग में हो चुकी थी, लेकिन एंग्लो सेक्शंस को एक पहचान कब मिली थी, 7th और 8th century में। तो अब जो इंग्लैंड के पार्ट्स हैं, नॉर्थम्ब्रिया इन नॉर्थ, नॉर्थम्ब्रिया कहाँ पे है, इंग्लैंड के नॉर्थ में, मर्सिया सेंटर में, वेसेक्स साउथ में, एंग्लिया ईस्ट में। तो ये द नेम ऑफ सेक्शन किंगडम, सेक्शंस एंग्लो सेक्शंस ने अपने किंगडम बना लिए थे, और इन किंगडम को हम आज भी किस नाम से जानते हैं, जैसे इसेक्स है वो इंग्लैंड के ईस्ट पार्ट को बोलते हैं, वेसेक्स है वो वेस्ट पार्ट है, मिडलेक्स मिडल सेक्शंस हैं, ससेक्स साउथ सेक्शंस हैं। तो ये इनके अलग अलग किंगडम्स डिवाइड किए गए थे, इनके नाम आज भी इंग्लैंड में पॉपुलर हैं। इन नॉरफॉक एंड सफॉक वी हैव प्लेस नेम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट। तो अब धीरे धीरे कैसे एंग्लो सेक्शंस ने अपना किंगडम इंग्लैंड में स्थापित किया। देयर लैंग्वेज वॉज ए लो जर्मन डायलेक्ट। अब इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, क्योंकि ये जर्मैनिक ट्राइब्स थी, तो इनकी लैंग्वेज भी कौन सी होगी, इनकी डायलेक्ट भी कौन सी थी, जर्मैनिक डायलेक्ट थी। ए ब्रांच ऑफ द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज, इट वॉज ए हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज लाइक मॉडर्न जर्मन, संस्कृत और लैटिन विथ कॉम्प्लिकेटेड ईज एंडिंग्स एंड इलाबरेट जेंडर। The case ending have in course of time disappeared, their place being taken by preposition। तो ये इनकी लैंग्वेज के बारे में बताया कि कैसे इनकी लैंग्वेज जो है वो लाइक के उसका स्टेटस जो है मॉडर्न जर्मन जैसा था, जैसे कि संस्कृत और लैटिन का था, तो ऐसे ही इतनी ही इम्पोर्टेंट इनकी लैंग्वेज थी, वो डायलेक्ट थी इनकी। The first setup that put the Anglo-Saxon on the path of civilization was their conversion to Christianity। जो पहला स्टेप था put the Anglo-Saxons जो on the path of civilization। अब तक हम क्या देखा हमने कि जो एंग्लो सेक्शंस है वो बारबेरिक ट्राइब्स थी, लेकिन पहला स्टेप इन्होंने कब रखा कि जब ये सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, वॉज देयर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। तो इन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का स्टेप उठाया। देयर कैल्टिक नेबर्स ऑफ वेल्स हेटेड दैम बाय टू मच टू क्रिश्चनाइज दैम। और उनके जो कैल्टिक नेबर्स थे वेल्स के, इन्होंने एंग्लो सेक्शंस के इस स्टेप को लाइक नहीं किया, मतलब इन्होंने उनको प्रेज नहीं किया कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैल्ट्स थे जो वहाँ के वेल्स के, उन्होंने इस बात को ज़्यादा लाइक नहीं किया। दे वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाय रोमन एंड आयरिश मिशनरीज इन द 7th century। ए बैंड ऑफ मिशनरीज अंडर सेंट अगस्टिन arrived in Kent in 597। They were well received by the ruler who allowed them to build their cathedral in Canterbury। तो अब इंग्लैंड में किसकी एंट्री हो चुकी है, सेंट अगस्टिन की। सेंट अगस्टिन ने इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो उनको जो है एंग्लो सेक्शंस ने अच्छे तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया, और उन्होंने अपना पहले कैथेड्रल जो है वो कैंटरबरी में बनाया। द किंग एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी एंड परमिटेड द मिशनरीज टू प्रीच फ्रीली। अब किंग ने भी क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए, क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, इंग्लैंड को एक सिविलाइज्ड कंट्री बनाने के लिए सेंट ऑगस्टिन को बिल्कुल फ्रीडम दे दी कि वो अपने जो है सरमन्स दे सकते हैं। Christianity came to the north of England a generation later through the Irish mission of Saint Patrick and Saint Columba। अब जो क्रिश्चियनिटी है वो केम टू द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ए जनरेशन लेटर। इंग्लैंड के नॉर्थ पार्ट में क्रिश्चियनिटी जो है वो
एक जनरेशन लेट आई थी। क्यों? क्योंकि लेटर थ्रू द आयरिश मिशंस, और वो उस एरिया में क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ पे अभी तक क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड नहीं हुआ था, और वो आयरिश मिशंस जो सेंट पैट्रिक और सेंट कोलम्बा के जो मिशंस थे क्रिश्चियनिटी के, उनके थ्रू आई थी। The missionaries spread not only Christianity among the people, they also introduced the Roman alphabet। अब इन्होंने इन मिशनरीज ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को नहीं फैलाया, बल्कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? रोमन अल्फ़ाबेट, विच displays the runes and symbolic cuts and scratch on the wood on stone, the only writing known to Anglo-Saxons। अब एंग्लो सेक्शंस को नहीं पता था कि कैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सिर्फ वुड के ऊपर या स्टोन के ऊपर कुछ कट्स बना देते हैं, स्क्रैचेस कर देते हैं, तो इनको अल्फ़ाबेट की कोई नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे सेंट ऑगस्टीन, और बाद में आए थे सेंट पैट्रिक एंड सेंट कोलम्बा, तो इन्होंने जो है वो क्या फैलाई यहाँ पे? रोमन अल्फ़ाबेट को भी स्प्रेड किया, इनकी भी नॉलेज दी लोगों को। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब अल्फ़ाबेट जब इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था इंग्लिश लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए। विद दिस न्यू फैसिलिटी एट हैंड द रून्स वर टर्न टू लेटर्स। तो ये कैसे जो है वो अल्फ़ाबेट रून्स थे, ये जो धीरे धीरे लेटर्स में टर्न हो गए, गिविंग अस द ओल्ड Anglo-Saxon stories like Beowulf for the first time in civilized form. It also opened the way of the production of English literature on English soil in the writing of Caedmon and Cynewulf। अब धीरे धीरे यहाँ पे अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस हो गए, तो उसके बाद जो है जो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बड़ी ग्रैंड एपिक है बियोवुल्फ, जो कि सबसे ओल्ड लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो उस बियोवुल्फ को, मतलब कि इस बियोवुल्फ से पहले भी कैसे जो है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को या लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, मतलब कि अब अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस हो गए, तो बियोवुल्फ जैसे एपिक भी देखने को मिले। कुछ और रिलीजियस पोइट्स थे जैसे कि कैडेमन और साइनवुल्फ, ये दोनों जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, रिलीजियस पोइट हैं। कैंटरबरी इन द साउथ, यॉर्क एंड जेरो in the north became the great centers of Christian and secular learning in 7th and 8th, great centers of Christianity secular learning in 7th and 8th century। तो अब यही बताया इसमें कि कैसे क्रिश्चियनिटी आई है इंग्लैंड में, कैसे जो है इंग्लैंड में अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस किया। तो यही है, इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गया है द थियोडोर ऑफ टार्सस, Archbishop of Canterbury, Bede, the vulnerable Bede of Jarrow and of York, which was united by चार्लमेग्ने and to educate the people of his empire। मतलब ये जो बेड़े हैं, और ये भी ओल्ड राइटर हैं हमारे, तो थियोडोर ऑफ टार्सस हैं, इनको जो है इंग्लैंड में इनवाइट किया गया था टू एजुकेट पीपल। This glorious period of English learning, however, did not last long. The England was united in the last years of 8th century by Norsemen। तो ये पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं चला था, क्योंकि फिर इंग्लैंड में जो है नॉर्समैन का और स्कैंडिनेवियन का, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से मिलकर बना हुआ है, उस एरिया के वहाँ के लोगों ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया। दे वर ऑल कॉल्ड डेन्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? डेन्स। दे वर